हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं और इस छठे चैप्टर के अंतर्गत हम आवृतबीजी पादपों को ही पुष्पीय पादप कहते हैं। आवृतबीजी पादपों की शारीरिकी यानी एनाटॉमी, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है। देखिए, इस चैप्टर के अंतर्गत 4 टॉपिक हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम अरविंदर, नाउ वेलकम टू यू इन। हम ऊतकों के बारे में पढ़ चुके हैं। ऊतक क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा इसमें टॉपिक है पादप ऊतक तंत्र। हेलो स्टूडेंट, टिश्यू सिस्टम। गुड मॉर्निंग बेटा। ये भी हम पढ़ चुके हैं। और कैसे हो? तीसरा टॉपिक है इसमें, ठीक है, जड़, तना। हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? एवं पत्ती। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आंतरिक संरचना। और चौथा टॉपिक है द्वितीयक वृद्धि। इसमें अब हमारा टॉपिक चल रहा है जड़, तना एवं पत्ती की आंतरिक संरचना। इसमें हम जड़ों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर चुके हैं। जड़ 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है द्विबीजपत्री और एक होती है एक बीजपत्री। आज हम पढ़ेंगे तने की आंतरिक संरचना। तने की आंतरिक संरचना। देखिए, जिस प्रकार से जड़ 2 प्रकार की होती है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, उन दोनों की आंतरिक संरचना में कुछ भिन्नताएं होती हैं और कुछ समानताएं होती हैं। उसी प्रकार से तने भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं द्विबीजपत्री तने और एक होते हैं एक बीजपत्री तने। तो यहां हम सबसे पहले द्विबीजपत्री, देखिए, एक तो है द्विबीजपत्री पत्री तने और दूसरा है एक बीजपत्री तने। तो यहां सबसे पहले आता है कि ये जो द्विबीजपत्री तना जो होता है, इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना, अर्थात इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाई
कॉट स्टेम। द्विबीजपत्री जो तना है उसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है? अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि किसी भी पादप जो कि द्विबीजपत्री पादप है, जैसे चना है, जैसे सूरजमुखी है, उन पादपों के तने, क्योंकि हम बड़े पादपों के तने की तो टीएस नहीं बना सकते, तो इसलिए हम, क्योंकि जैसे सूरजमुखी का तना होता है वो भी छोटा होता है, चना का भी ज्यादा बड़ा नहीं होता है, तो उन पादपों के तने की टीएस काटते हैं, यानी अनुप्रस्थ काटते हैं। अब अनुप्रस्थ जब काटते हैं तो ये अनुप्रस्थ काट जो है वो इस प्रकार से होती है। ये अनुप्रस्थ काट है, टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम, अर्थात द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट। अब इस काट के अंदर अगर हम देखिए पूरी की संरचना बनाएंगे तो सभी ऊतकीय संरचना जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए इसके लिए हम क्या करें, इसका ये जो भाग है, इतना सा भाग ले लें यहां तक का, इसमें जो संरचनाएं दिखाई देती हैं वो सब इसकी आंतरिक संरचना में होती हैं, अर्थात यहां से इसको हम देख सकते हैं। अब देखिए, जब हम इसकी अनुप्रस्थ काट का एक टुकड़ा लेते हैं और उसको अभिरंजित करते हैं सेफ्रिनिन नामक अभिरंजक से, और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोपी से देखते हैं स्लाइड पर रख करके और उस पर कवर स्लिप लगा करके, तो ये जो अनुप्रस्थ काट है इसकी संरचना जो है वो किस प्रकार की दिखाई देती है, अर्थात उसमें कौन कौन से भाग जो है वो उपस्थित होते हैं। तो देखिए, इसमें अब हम बना रहे हैं द्विबीजपत्री द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना। तो ये किस प्रकार की होगी? देखिए, सबसे बाहर की तरफ यहां ये एक परत होती है जिसकी कोशिकाएं चपटी होती हैं और एक दूसरे से सटी हुई रहती हैं। यह सबसे बाहर की सतह है। इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, केंद्रक होता है इनमें। इसको कहा जाता है अधिचर्म, या इसका दूसरा नाम है बाह्य त्वचा। इसको एपिडर्मिस भी कहते हैं, एपिडर्मिस। अब देखिए, इसके बाद इसके ऊपर ये जो संरचना है इसके ऊपर बहुकोशिकीय रोम उपस्थित होते हैं। जड़ों के अंदर तो क्या होता है, एक कोशिकीय होता है, यहां तने में बहुकोशिकीय रोम होते हैं और ये स्तंभ रोम होते हैं। इनको हम कहते हैं स्तंभ रोम। ठीक है। अब इस अधिचर्म की कोशिकाओं के ऊपर एक परत पाई जाती है जो इसकी कोशिकाओं से बाष्पीभवन की क्रिया को कम करने का कार्य करती है। इसको कहा जाता है उपत्वचा। उपत्वचा कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, यहां अधिचर्म है, अधिचर्म के ऊपर उपत्वचा है और उपत्वचा और साथ में क्या निकले हुए हैं, स्तंभ रोम निकले हुए होते हैं। अब यहां पर इस अधिचर्म के नीचे कोशिकाएं होती हैं जो कि इस प्रकार की कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से संपर्क बनाए हुए स्थित होती हैं और इनके बीच में यहां ये जो अंतराकोश के अवकाश है वो भरा हुआ रहता है।
ये कोशिकाएं जो होती हैं वो स्थूल कोण ऊतक की होती हैं, यानी ये जो परत है वो स्थूल कोण ऊतकों के द्वारा बना हुआ होता है, जिनकी कोशिकाओं के किनारों पर हेमीसेलुलोस, सेलुलोस और पेक्टिन जैसे पदार्थों का जमाव होता है। ये जीवित कोशिकाएं हैं। इस परत को कहा जाता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस है जो कि बलकुट का ही भाग है, लेकिन ये सबसे ऊपर है। और ये कोशिकाएं जो है वो कौन सी है? ये कोशिकाएं हैं स्थूल कोण ऊतक कोशिकाएं। अब इसके नीचे सामान्य बलकुट कोशिकाएं होती हैं। ये मृदुतकीय कोशिकाएं होती हैं। ये जीवित कोशिकाएं, इसका मतलब इनमें भी सब में क्या है? केंद्रक है। ये स्तर जो है ये कहलाता है सामान्य बलकुट। सिंपल कॉर्टेक्स। अब इसके नीचे एक तीसरी परत होती है जो कि एंडोडर्मिस होती है। ये एंडोडर्मिस है। अब देखिए यहां इसमें कुछ रेजिन नलिकाएं भी उपस्थित होती हैं कुछ, तो ये रेजिन नलिकाएं सब में नहीं होती है, कुछ पौधे। अब ये है एंडोडर्मिस। तो ये तीनों जो है ये तीनों मिलकर के और बलकुट का निर्माण करते हैं। ऐसे बलकुट भाग का ही भाग है और तीन अलग अलग स्थिति बनाए हुए हैं। अब इसके नीचे ये भी जीवित कोशिकाएं हैं। इन पर जमाव के कारण थोड़ी सी इनकी भित्ति क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है इस तरह की। अब इसके नीचे परिरंभ होता है। ये दृढ़ ऊतकों से मिलकर के बना है। अब ये परिरंभ जो है एक सतत परत के रूप में ना होकर के ये खंडित परत के रूप में होता है। इस तरह से ये परिरंभ है। ये परिरंभ। अब इसके नीचे यहां परिरंभ के नीचे ये परिरंभ के नीचे जाइलम की उपस्थिति होती है, सॉरी फ्लोएम की उपस्थिति होती है। फ्लोएम है, ये फ्लोएम है। यहां देखिए फ्लोएम जो है ये परिधि की ओर स्थित होता है, इसलिए इसको बाह्य फ्लोएमी स्थिति कहा जाता है। तो ये फ्लोएम एज ए पोष बहा। इसके नीचे एधा की उपस्थिति होती है। ये विभजोतक होता है। ये एधा है। एधा एज ए कैम्बियम बोलते हैं इनको। अब इसके नीचे जाइलम उपस्थित होते हैं। अब जाइलमों की इनके अंदर विशेषता होती है कि इसमें ये जो बड़े आकार के जो जाइलम हैं जिनको हम मेटाजाइलम कहते हैं वो तो होते हैं परिधि की ओर, और जो छोटे आकार के जाइलम हैं जिनको हम
प्रोटोजाइलम या आदि दारू कहते हैं, ये होता है नीचे की ओर, इस तरह से देखिए। ये एक अपने आप में क्या हो गया, एक संवहन पूल हो गया है। ये तो है प्रोटोजाइलम और ये है, सॉरी उल्टा हो गया, ये तो है मेटाजाइलम। ये एधा है, ठीक है। अब देखिए यहां ये प्रोटोजाइलम इस तरह से, देखिए यहां इसकी संवहन पुलों की विशेषता होती है कि एक तो ये क्या है, संयुक्त होते हैं। संयुक्त होने का मतलब है जाइलम, फ्लोएम और एधा तीनों एक ही त्रिज्या के अंदर स्थित होते हैं। दूसरी बात, यहां प्रोटोजाइलम जिसको हम आदि दारुक कहते हैं, ये अंदर की तरफ है, केंद्रीय भाग की तरफ है, तो इसे कहते हैं अंत आदि दारुक अवस्था। अब देखिए इसमें यहां जो है इनके बीच का जो क्षेत्र है, इसमें ये मृदुतक जो है, या कह सकते हैं संयुक्त ऊतक जो है वो उपस्थित रहते हैं। इनको मज्जा रश्मि कहा जाता है। और ये है मज्जा रश्मि पित्र, और ये होता है मज्जा। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है, जो कि आपको चित्र में दिख रही है, यह संरचना होती है द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना। यानी यूं कह सकते हैं कि सूरजमुखी या चने के पादप को अगर हम उसके तने की अनपस काटें और माइक्रोस्कोपी से देखें, तो उसके अंदर ये सभी भाग जो है वो दिखाई देते हैं। तो देखिए सबसे बाहर का जो भाग है वो अधिचर्म या बाह्य त्वचा है, जो कि एकल परत के रूप में होती है। इससे स्तंभ रोम निकले होते हैं, जो कि बहुकोश के होते हैं। इसके ऊपर उपत्वचा पाई जाती है, जो कि मरुस्थलीय पादपों में मोटी होती है और समुद्रित पादपों में ये पतली होती है। इसके नीचे हाइपोडर्मिस, जो कि 2-3 कोश के मोटा स्तर होता है, जिसमें स्थूलकोण ऊतक होते हैं। इसके नीचे सामान्य बलकुट होता है, जो कि मृदुतक होते हैं, और इसके नीचे एंडोडर्मिस, जो कि एकल परत के रूप में उपस्थित होती है। इससे नीचे परिरंभ होते हैं, जो कि खंडित परतों के रूप में होते हैं, स्थूलकोण ऊतकों से बने हुए होते हैं, दृढ़ ऊतकों से बने होते हैं। और इसके नीचे फ्लोएम ऊतक होता है, उसके बाद एधा है, और फिर उसके बाद जाइलम है। जाइलमों में देखिए आप कि इसमें प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर है, यानी आदि दारुक केंद्र की ओर होता है, तो इसको कहते हैं अंत आदि दारुक। और इसमें ये जो संवहन पूल है, ये एक प्रकार से संयुक्त संवहन पूल होते हैं, ठीक है। तो ये है द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना। अब इस संरचना के अंतर्गत देखिए, अगर हम इस संरचना को यहां एक दूसरे रूप में देखें कि किस तरह से यह दिखाई देता है, अगर आप उसको वास्तविक रूप से देखें, ये तो एक रेखीय चित्र है, सेलुलर डायग्राम है, और यहां इसको अब दूसरा देखें तो देखिए इसके ऊपर ये भाग है। अब इसमें देखिए ये इस तरह की संरचना दिख रही है। हमने इसका ये हिस्सा लिया है, ये वाला हिस्सा, और इस हिस्से में देखिए ये तो है एपिडर्मिस, इसके बाद कोलन काइमा अर्थात स्थूलकोण ऊतक, फिर पेरेन काइमा, इसका मतलब कौन सा है, सामान्य बलकुट, इसके बाद पेरीसाइकल है, और पेरीसाइकल के बाद फ्लोएम है, फिर उसके बाद कैम्बियम यानी एधा है, और फिर उसके बाद मेटाजाइलम ऊपर की ओर है, और नीचे की तरफ क्या है, प्रोटोजाइलम, और अंत में नीचे की तरफ क्या है, पिथ होता है। तो ये
संरचना जो है वो किसकी है? द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना है। ये इस संरचना के रूप में दिखाई देता है। अब देखिए इसमें यहां विशेष रूप से बात करें एक एक चीजों की, तो देखिए सबसे बाहर की जो है बाह्य त्वचा होती है, डोलनाकार आकृति की कोशिकाएं होती हैं। इसमें स्तंभ रोम जो है वो बहुकोश की होते हैं। इसमें उपत्वचा पाई जाती है जो कि क्यूटिकल के द्वारा बनी हुई होती हैं। इसके अलावा इसमें अधिचर्म है जो कि एकल परत के रूप में डोलनाकार आकृति की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अब इसको हम मिटा लें। अब देखिए इसको यहां देखिए, अब देखिए इसमें ये जो दिख रहे हैं ये सब क्या है? ये सब स्तंभ रोम हैं, अर्थात कह सकते हैं कि एपिडर्मल हेयर। एपिडर्मल हेयर का मतलब है आदि यानी बाह्य त्वचीय रोम पाए जाते हैं जो कि बहुकोश के हैं। इसके नीचे एपिडर्मिस है। देखिए ये एपिडर्मिस जो कि एकल परत के रूप में है, और इसके नीचे दूसरा ये जो है कोलेन काइमा, ये हिंदी में कहते हैं स्थूलकोण ऊतक, जो किसके जिससे क्या बना हुआ है? हाइपोडर्मिस बना हुआ है। इसके नीचे क्या है? सामान्य बलकुट जो कि पेरेन काइमा का बना हुआ है। इसके नीचे क्या है? एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस अर्थात एक लहरदार परत के रूप में है। देखिए पूरी में बनी हुई है, लहरदार परत है। और इसके नीचे पेरीसाइकल है, परिरम। अब देखिए परिरम जो है टुकड़ों में बना हुआ है, और इसके नीचे जो है फ्लोएम है, फिर इसके बाद एदा है, फिर इसके बाद मेटाजाइलम है, फिर इसके बाद प्रोटोजाइलम है। ये अपने आप में ये जो एक एक संरचना दिख रही है, देखिए ये एक एक संरचना दिख रही है, ये संवहन पूल है जो जाइलम, फ्लोएम और एदा से बने हुए हैं। ये संवहन पूल एक वलय के अंदर स्थित होते हैं, और इसके बीच का ये जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये पित्त कहलाता है, यानी मज्जा भाग कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये तने की संरचना होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं। तो देखिए अब कौन कौन से भाग हैं इसमें। सबसे पहला तो है बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस। दूसरा भाग है इसमें बलकुट। ये तीन संरचनाओं से मिलकर के बना है। एक तो है हाइपोडर्मिस, एक है सिंपल कॉर्टेक्स, और तीसरा है एंडोडर्मिस। तीसरा जो भाग है यह है परिरंभ, एज ए पेरीसाइकल, और चौथा भाग है संवहन पूल। और संवहन पूल जो है संयुक्त होते हैं, और इसमें तीन चीजें होती हैं। एक सबसे बाहर की तरफ होता है फ्लोएम, बीच में है एधा। एधा की उपस्थिति है, इसका मतलब संवहन पूल कैसा है? एक प्रकार से वर्दी संवहन पूल, खुला हुआ संवहन पूल है। और तीसरा भाग है जाइलम, और यहां ये पांचवी संरचना है मज्जा, एज ए पित्त है। तो इन संरचनाओं से मिलकर के बना होता है द्विबीजपत्री पादपों का तना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया किस तरह की संरचना है। अब इससे संबंधित आपको आज का होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, तो आज का होमवर्क नोट कर लीजिएगा।
पहला प्रश्न है, द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना में वलकुट कितने भागों से बना होता है? यानी इसमें कितनी परतें होती हैं जो वलकुट भाग का निर्माण करती हैं। ठीक है, अभी आपने चित्र देखा, चित्र के आधार पर आप इसका आंसर आसानी से दे देंगे। दूसरा प्रश्न है, द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तीसरा है, द्विबीजपत्री तने के संवहन पुलों की विशेषताओं को लिखिए। विशेषताओं को क्या करना है? लिखना है कि यह किस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न हैं। एक प्रश्न और लिख लीजिएगा, द्विबीजपत्री तने की संरचना, द्विबीजपत्री जड़ से किस प्रकार भिन्न होती हैं। ठीक है, यानी जड़ और तने में अंतर है इसके अंदर, चौथे प्रश्न के अंदर, कि भाई जड़ कैसी होती है और तना किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो आज हमने द्विबीजपत्री तने के बारे में पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना, और हम उनकी तुलना कराएंगे कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री की आंतरिक संरचना जो है वो किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना। आप लोगों को किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और किसी भी तरह से आपको कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके।